और चलिए अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में 24 घंटे का बारिश अलर्ट जो है, बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और ग्राउंड जीरो पर सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पे मौजूद है। पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं और पल पल की अपडेट के लिए सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। पीड़ितों से भी बातचीत की है सीएम धामी ने, मुलाकात की और लगातार बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। पल पल की अपडेट सीएम धामी जो है वो ले रहे हैं। सेना के 11 जवान अभी भी लापता हैं और अब तक 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सेना और इसके साथ आईटीबीपी, एसडीआरआई के जवान जो है वो बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आज पीएम मोदी से भी उत्तराखंड के सांसद जो है वो मिले हैं और सेना के साथ साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो तमाम टीमें जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में 24 घंटे बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है और ग्राउंड जीरो पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वहां पहुंच चुके हैं। वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, जायजा लिया जा रहा है उनकी तरफ से स्थिति का। पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की है। बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत जो है सामने आ रही है। सेना के 11 जवान जो कि लापता थे वो अभी भी लापता ही बताए जा रहे हैं। और चलिए हमारे साथ इसी पे रजनीश दीक्षित जो है जो लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। रजनीश जी, जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम लगातार रवाना हो रही है, लेकिन अभी भी बारिश जो है एक बहुत बड़ी बाधा इस रास्ते में बनी हुई है। काशी की थराली में जो जल प्रलय आई है उसके बाद लगातार इसकी ऑपरेशन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि 2 हेलीकॉप्टर जिसमें एनडीआरएफ के जवान बैठा के वहाँ भेजा जा रहा था, तो रास्ते में धनौल्टी के पास एक सीधी जानकारी है जो पायलट ने बताया, तो वहाँ से स्थिति ये हुई कि उनको वापस लाना पड़ा और वापस लाने के बाद जो है हेलीकॉप्टर को दोबारा से फिर से तैयार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से यहाँ से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। तो जो मार है, मतलब वो मौसम की मार के अलावा कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें देखिए, ये हम लोग मौजूद हैं, ये सहजधारा का हेलीपैड है जहाँ पर एनडीआरएफ के जवान आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये जो तीन एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी की गई है, इन एम्बुलेंस के माध्यम से जैसे ही हेलीकॉप्टर को विंडो मिल जाएगी, विंडो मिलने के बाद इन एम्बुलेंस को यहाँ के 2 हॉस्पिटल है, भीम हॉस्पिटल और इसके अलावा कोरोनेशन हॉस्पिटल देहरादून का है, इन हॉस्पिटल से रेडी किया गया है कि यहाँ पर जो सचिव है स्वास्थ्य के राजेश, उन्होंने जाके तैयारियों की समीक्षा की है और आईसीयू और मतलब आईसीयू बेड के साथ साथ वेंटिलेटर सभी कुछ रेडी कर दिया गया है। यहाँ से प्रयास किया जा रहा है किसी तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है, चिनूक हेलीकॉप्टर MH17 भी यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन समस्या है वो मौसम की बाधा की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं हो पा रहे हैं। 2 बार प्रयास किए गए, एक बार धनौल्टी से वापस आना पड़ा हेलीकॉप्टर को और इससे पहले भी जो समस्या है वो यही आ रही है कि जो विंडो सुबह मॉर्निंग में खाली मिल गई थी, विंडो को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच गए थे, उसके बाद से फिर चाउल आगे वैली में, जिसके बाद हेलीकॉप्टर नहीं हो पा रहे हैं। हाईवे डैमेज हो चुके हैं बुरी तरीके से, कई जगह पर तो 70-70 मीटर के हाईवे वॉश आउट हो चुके हैं कम्प्लीटली। उनको ठीक करने के लिए बीआरओ PWD विभाग लगा हुआ है। मौसम का आज भी आपको बताएं कि रेड अलर्ट है, उत्तरकाशी भी इसमें शामिल है, तो ऐसे में मौसम बहुत बड़ी बाधा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। बहरहाल जो कल चूंकि अब 24 घंटे बीत चुके हैं, मैं आपको बताऊं जो थराली में जल प्रलय आई है, इस जल प्रलय के 24 घंटे बीतने के बाद जो सरकारी आंकड़ा है इसके अकॉर्डिंगली 130 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके अलावा 70 लोगों की आशंका अभी व्यक्त की जा रही है कि मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और मलबे का आलम मैं आपको बताऊं कि 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक मलबा दबा हुआ है और ऐसे में जो लोग इसमें फंसे हैं उनके जिंदा रहने की संभावनाएं या बहुत ही नगण्य बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि सेना की तौर से वहां पर थर्मल इमेजिंग कैमरा, स्लीपर डॉग सभी वहां पर डिप्लॉय करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी नहीं है, हेलीकॉप्टर से भी सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयास किए जाते आप ये कह रहे हैं कि रेड अलर्ट अभी भी इलाकों में जारी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना हो रही है रेस्क्यू के लिए, उनकी तरफ से क्या कोई बयान जारी किया गया है कि क्या उनको लगता है कि आने वाले अभी जब ये रवाना हो रहे हैं तो क्या क्या मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है या क्या सबसे बड़ी बाधा उनके रास्ते में बनने वाली है? देखिए, जो सबसे बड़ी बाधा है वो है इक्विपमेंट की कमी। ये मौके पर जब घराली में जब प्रलय आई
ये चंद लम्हों के अंदर पूरा धराली कस्बा गायब हो गया। इसके बाद जो हर्षिल है वहाँ पर आर्मी का बेस था, हर्षिल में बेस से आर्मी निकली और उन्होंने वहाँ पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आपको बताएं, ये जो दूसरा बादल नहीं फटा, मतलब जिसका 3 जगह कल बादल फटे थे, हराली में जो बादल फटा वो जो समझ लेके आया। इसके अलावा जो हर्षिल में भी बादल फटा, जो सेना का कैंप था, वो कैंप भी बह गया सेना का, जिसके अंदर 11 जवान सेना के लापता हैं। इसके बावजूद भी भारतीय सेना के जज्बे को सलाम है। रजनीश, हम चाहेंगे कि आप जानकारी देते हुए थोड़ा सा पीछे जाएं आप जानकारी देते हुए, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम जो है राहत सामग्री लेके जा रही है, तो वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। एक बार दिखा सकते हैं आप कि किस तरीके से राहत सामग्री को लेके टीम जो है रवाना हो रही है। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाने का प्रयास करें यहाँ पे कि जिस तरीके से हेलीपैड पर की तस्वीर है कि यहाँ पर देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो इक्विपमेंट के साथ में राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मौसम, अभी मेरी बात हो रही थी, आपका रिकॉर्ड एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि जो स्थिति है वो ये है कि 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं वो जाने के, और अटेम्प्ट सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं। धनौल्टी के आगे क्लाउड आ गए तो उनको बैरंग वापस आना पड़ा है। तो ये जो सारे सामान हम देख रहे थे, ये जो राहत आपदा तो वहाँ पहुंचाना था कि आपदा पीड़ितों से वो नहीं पहुंच पाई है। इसकी वजह है वो मौसम, तो मौसम की मार है, जिससे एक और यहाँ सड़कें डैमेज कर दी, NH लेवल है, तो दूसरी ओर यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि 200 घर लगभग वहां पे मौजूद थे, तो अब तक हालांकि आशंका तो नहीं लगाई, अभी तक का अनुमान भी नहीं लगाया गया कि कितने लोग वहां फंसे होंगे, लेकिन कितनी राहत सामग्री वहां तक पहुंच चुकी है? देखिए, राहत सामग्री जो मैं आपको बताऊं, आज सुबह जब दिल्ली गई तो मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, वहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रयास किया गया कि ठीक है रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं हम, आपको बता दें। और हर्षिल हर्षिल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर्षिल के बाद अब धराली जाएंगे सीएम और धामी पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर्षिल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद वो धराली जाएंगे और सीएम धामी जो है पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हर्षिल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां पे पहुंचते ही वो बता दें कि धराली जाएंगे। हर्षिल के बाद पहले वो हर्षिल पहुंचे और हर्षिल के बाद वहां पे उन्होंने जायजा लिया हर्षिल का, और अब धराली जा रहे हैं। धराली की स्थिति का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा और उसके बाद धराली में जो कल आपदा आई है उसके बाद जो पीड़ित है, आपदा पीड़ितों से वो मुलाकात करेंगे। सीएम धामी धराली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हर्षिल पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो धराली पहुंचेंगे। हर्षिल में उन्होंने तमाम स्थिति का जायजा लिया है और हर्षिल के बाद अब वो धराली का रुख करेंगे, जहां पे आपदा पीड़ितों से सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है मुलाकात करेंगे। फिलहाल वो हर्षिल पहुंचे हैं और हर्षिल में तमाम स्थिति का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि कल करीब दोपहर 2 बजे ये आपदा जो है हर्षिल से आई थी और हर्षिल पहले पहुंचे, इसी वजह से हर्षिल पहले पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहां पे उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। लगातार ही सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उनकी तरफ से केंद्र सरकार से भी संपर्क बना के रखा गया है और हर तरीके की संभव मदद जो है पहुंचाने की कोशिश केंद्र की ओर से भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पहले वो हर्षिल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने धराली का रुख करेंगे जहाँ पे, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कल आपदा आई है उसके बाद ये तबाही का मंजर है जो आपके टीवी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। किस तरीके से उस तबाही की वजह से लैंडस्लाइड की भी घटना हुई है और ये बहाव आप अभी भी देख सकते हैं किस तरीके से जो नदी का बहाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कें टूट चुकी हैं, जो पूरी तरीके से जो आपस में मार्ग बने हुए हैं वो मार्ग पूरी तरीके से टूट चुके हैं, जिसको कि जोड़ने का कार्य अब काफी मुश्किल लग रहा है। फिलहाल जो ये नदी का जो बहाव आप देख पा रहे हैं जो कि ऊपर से बह रही है, उसके बहाव से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी उस इलाके में रेड अलर्ट जारी रखा गया है। मलबे में पूरे सपने दब गए। कल तक जहां पे एक रौनक नजर आ रही थी वो पूरी तरीके से आज बंजर हो चुका है और पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। प्रकृति का कहर कुछ इस तरीके से बरपा है। मौत का मंजर और राहत का सफर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे रजनीश दीक्षित का, जो हमारे साथ गए। रजनीश, जिस तरीके से आप दिखा रहे थे कि एसडीआरएफ की टीम जो है राहत सामग्री लेकर रवाना हो रही है, लेकिन अब एक सवाल ये है कि अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। किन किन इलाकों में अभी भी जो मौसम विभाग है उनकी ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है?
जी मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें जो ऊंचाई वाले जनपद हैं, चमोली है, प्रयाग है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, इन जनपदों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है बारिश। क्योंकि आज बारिश फिर भी हुई है तो ये कहा जा सकता है कि जो थराली में जो जलप्रलय आई है उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन की दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत आज भी जारी रहेगी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और डिले होगा। आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर से जो राहत सामग्री पहुंचाती थी, जो देहरादून से जाना था, जलीकपुर से जानी थी, वो नहीं जा पा रही है क्योंकि ठीक है। पर हम लोग एक दूसरे बेली ब्रिज लॉन्च करेंगे। अब ये जो पीछे का जो स्लाइड पोर्शन है वो अगर ठीक हो जाता है तो वहाँ से गाड़ी हम लोग का बेली ब्रिज पार्ट लोड हो रहा है, वो अगर शुरू हो जाएगा तो कल हम इस पर बेली ब्रिज लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ओके। रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है, सेना हो या फिर एक बार फिर से रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि रेड अलर्ट भी जारी है, कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है, अब ऐसे में कुछ एक सवाल जो बहुत लाजमी है जो उठ रहा है कि क्यों आखिर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से और पर्यावरण जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये कहते आ रहे थे और चेतावनी भी दी जा रही थी कि पहाड़ों की कटाई और जिस तरीके से वनों की कटाई पहाड़ों में चल रही थी वो बहुत बड़ा खतरा लेके आ सकती है और अब ये आपदा हमने देखा है। मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण विभाग ने आशंका जताई थी कि जिस तरीके से पहाड़ों का दोहन हो रहा है संवर्धन के माध्यम से हो या फिर जो विकास कार्यों की योजना चलाई जा रही थी जिसमें टनलों का निर्माण बड़े व्यापक स्तर पर पूरे उत्तराखंड में हुआ है, चाहे वो चिल्कारा टनल हो या फिर हम बात करें कि जो रुद्रप्रयाग रेल परियोजना है, तो ऋषिकेश में जो तमीम का काम हो रहा था, तो ये बड़े काम हो रहे थे। जो समस्या है वो ये है कि विकास के नाम पर हमेशा पर्यावरण की क्षति पहुंचती है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह गांधी ने इसी पॉइंट को एक्सरसाइज करते हुए कहा था कि उत्तराखंड में हम विकास के साथ साथ इकोलॉजी को भी ध्यान दे रहे हैं, इकोसिस्टम को भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं इस बात को लेकर पर्यावरण जिन्होंने कई बार चिंता जताई है। उन्होंने हाल ही में सेमिनार भी की, उसकी भी आशंका व्यक्त की थी जिस तरीके से पहाड़ों की कटाई का काम हो रहा है, बड़े बड़े हाईवे डेवलप किए जा रहे हैं, ये तो पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये बड़ी प्राकृतिक आपदा लेके आएगी। क्योंकि जो पेड़ों की कटाई हो रही है तो होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जा रही है, जिसकी वजह से बुरे होती है। उत्तराखंड की अगर हम टोपोग्राफी की बात करें तो फ्रेजाइल है यहाँ की माउंटेन वैली। फ्रेजाइल की वजह से क्या है कि अगर थोड़ा सा भी पहाड़ों को जब डिगिंग की जाती है तो काफी ज्यादा मलबा आ जाता है, किसी से बुरबुरे पहाड़ है। अगर चट्टान होती तो इस तरीके की जनहानि नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर फ्रेजाइल होते हैं माउंटेन वहां पर काफी ज्यादा मलबा आने की आशंका बनी रहती है, जिसकी वजह से आज दिन आपको सुनने की आता है कि फलानी जगह मलबा गिरने से हादसा हो गया। तो ये वो चीजें हैं जो उत्तराखंड की टोपोग्राफी है। तो जो विकास की बात है, जो पर्यावरण की चिंता है, वो चिंता स्वाभाविक में लाजमी है कि हिमाचल और उत्तराखंड दो राज्य इतनी संवेदनशील है जहाँ पर आज बादल फटते हैं, आज मलबा आता है, लोगों को जान माल का नुकसान होता है। उत्तराखंड में जिस तरीके से कल ये भैरवा मंदिर देखने को मिला है उत्तरकाशी के थराली में, तो इस मंदिर में सबकी रूह तपाती है। हर व्यक्ति के अंदर मन में यही कौतूहल का विषय है कि जो पहाड़ों पे रहते हैं कि अगर आपदा उनके इलाके में आ गई होती तो क्या होता, तो सभी लोग भयभीत हैं चिंतित हैं इस आपदा को लेकर। बहरहाल नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि हम इको सिस्टम को कैसे मजबूत रखते हुए विकास के प्रति आगे बढ़े। ये चुनौती भी है और ये विकल्प करते भी। रजनीश, अब जिस तरीके से एक आपदा आने के बाद से ही लोगों को जो है एक विस्थापित करने का प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, क्या अब तक कितनी प्रक्रिया जो है वो पहुंच पाई है? क्या सभी को विस्थापित कर दिया गया है, उस क्षेत्र से निकाल दिया गया है जहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है, या अभी भी प्रक्रिया बाकी है? देखिए, प्रक्रिया अभी भी जारी है। आपको बताएं थराली में जो जलप्रलय आई उसके बाद जो आसपास के इलाके उसको खाली कराने का प्रयास किया गया और उसको खाली कराकर आसपास के जो सुरक्षित इलाके के ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर पहुंचाया गया है। और आपको बताएं चूंकि चारधाम यात्रा इस समय यहाँ पर चल रही है और चारधाम यात्रा के दरमियान ये हादसा हुआ है, तो वहाँ गंगोत्री जाने वाले जो यात्री है इन यात्रियों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन एहतियातन जैसा कि केदारनाथ में अस्थायी तौर पर यात्रा को रुकना पड़ा है क्योंकि रास्ते में वहाँ पर भी जगह जगह मलबा आ गया है, कनेक्टिविटी नहीं है, अपोजिट रोड बार बार डैमेज हो रही है। तो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर चारधाम यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई और साथ ही उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के भी प्रयास किए जा रहे थे। खराबी के रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ जो लोग गंगोत्री गए थे उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो ये मेगा
ब्रिज का जो लोकेशन है जहाँ पे ब्रिज बासठ हुआ है वो लिमची घाट है। ये कल रात में ही बासठ हो गया था। अभी इस पर हम लोग एक दूसरे बेली ब्रिज लॉन्च करेंगे। अभी जो पीछे का जो स्लाइड पोर्शन है वो अगर ठीक हो जाता है तो वहाँ से गाड़ी हम लोग का बेली ब्रिज पार्ट लोड हो रहा है, वो अगर शुरू हो जाएगा तो कल हम इस पर बेली ब्रिज लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ओके। रजनीश, अब जिस तरीके से एक सवाल काफ़ी अहम है अपने आप में, हम पुरानी आपदाओं की बात नहीं करेंगे क्योंकि लगातार कई बार आपदा आ चुकी है, कई बार सबक लेने की बारी थी लेकिन हमने सबक नहीं लिया। लेकिन 6 महीने पहले की अगर हम बात कर ले तो एक पहाड़ी से पत्थर गिरा था, बहुत बड़ा पत्थर वो गिरा था, उसके बावजूद कोई जो सीख है नहीं ली गई है। वहाँ उस टाइम भी चेतावनी दर्ज की गई थी लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये काफ़ी अहम सवाल है अपने आप में। देखिए, पहाड़ों में चूंकि मानसून सीजन हमेशा से आफत का सीजन रहा है, 4 धाम यात्रा भी चलती है तो दरमियान, और जो पहाड़ों से मलबा गिरता है वो कई बार बड़ा धनवा भी गिरेगा और जनहानि के रूप में घटनाएं सामने आती है। क्या आदि बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 4 नदी में समा गई, तो इस तरीके की आपदाएं हो रही। तो आपको समझना होगा कि विकास बात कर रही की जाती है, इकोसिस्टम की बात भी की जाती है, लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों तक सीमित रहती है। अगर व्यक्ति में स्तर पर देखा जाए जिस तरीके से वादे किए जाते हैं, बातें की जाती है, तो विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए ध्यान दे रहे हैं। अगर वो सीधा देखते तो मुझे तो शायद इस तरीके से बड़ी आपदाएं जो आती है उन आपदाओं को अंकित लगे, ऐसा पर्यावरण लोगों का भी कहना है। लेकिन जब चर्चा होती है इनकी कोई चिंता जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो वो प्रासंगिक विषय मानकर सभी लोग एक दूसरे को उठाते हैं, उसके बाद फिर ठंडे रस्ते में डाल दिया जाता है। तो जिसकी वजह से आए दिन से स्थिति बनती जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ जाहिर है अभी भूकंप के स्तर भी वैज्ञानिकों ने मंथन किया था, उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड एक जोन में है, टेक्निक जोन में है जिस तरीके से, और खासकर जो ऊंचाई वाले जनपद हैं वहां पर एक बड़ा भूकंप आने का भी आशंका व्यक्त की वैज्ञानिकों ने। तो उत्तराखंड की बात करें तो आपदा जो है इससे बेकार होना यहाँ एक आम बात हो चुकी है। लेकिन उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से दावे करती है कि हम सारी तैयारी के लिए मुस्तैद है, हमने इस सिस्टम पर भी काम किया, डेवलपमेंट भी काम किया, यथार्थ के धरातल के साथ तस्वीर की जरूरत थी, इसकी वजह से मांग ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।